नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ की कहानी। एक शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में एक बूढ़ी माँ कमलेश देवी, उसका पुत्र राज, बहू अलका और उसका एक पोता जय रहता था। राज अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी झुकी थी। राज बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समस्या से कैसे निपटे। वैसे कमलेश देवी अपना सब काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चे को हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, राज के बेटे जय ने बड़े बेरुखी से कहा। राज की माँ ने बहुत प्यार से कहा, पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। जय ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ जय, क्यों चिल्ला रहे हो? राज की पत्नी अलका ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। जय ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों की बेइज्जती कराती हो? अलका ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी कमलेश देवी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। राज बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो कुछ नहीं बोल पाया। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरी ओर राज को उनके तर्क भी सही लगते हैं क्योंकि वो एक उच्च अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत बड़ा था। उसकी ससुराल भी एक बड़े घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को राज की पत्नी ने कहा, देखो जी, आप कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुन में उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि यह मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आए हैं। राज को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की परेशानी को बूढ़ी माँ अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। राज बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की मजबूरी थी, तो दूसरी ओर उसकी माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, राज, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। राज ने आश्चर्य से पूछा, किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। अलका को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, बूढ़ी माँ ने लंबी सांस लेते हुए कहा। राज जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पति की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो विदेश में रहते थे, आने वाले थे। जब राज बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। विदेश से राज के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर विवेक ने जैसे ही
घर में कदम रखा। सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों राज, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर विवेक ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, अलका ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर विवेक ने राज की ओर देखा तो राज ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर विवेक सब समझ गए। बोले, सब लोग कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि राज की बूढ़ी माँ को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर विवेक दौड़कर अपनी भाभी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। अपनी भाभी की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा राज, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर विवेक ने राज को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, राज का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। कमलेश देवी ने अपने बेटे का बचाव किया, मुझे सब पता चल गया। भाभी आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर विवेक ने अलका की ओर व्यंग से देखा। अलका निरुत्तर होकर राज को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा राज, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। अलका बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर विवेक की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर विवेक ने कमलेश देवी से कहा, राज को तो काटू तो खून नहीं था। डॉक्टर विवेक जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो राज को यही लग रहा था कि उसमें ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ कमलेश देवी के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। राज ने गुस्से में अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। अलका को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कमलेश देवी से आंख मिलाए। कमलेश देवी ने अलका की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और राज को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। अलका और बच्चों ने कमलेश देवी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। दोस्तों, सच बता रही हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ ऐसी ही होती हैं, हम चाहें कितनी भी गलती कर दें, वो हमारी गलती को तुरंत माफ कर देती हैं। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एवं ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी मेहरबानी होगी। धन्यवाद।